नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संसदीय बोर्ड बदल दिया है। भाजपा ने पार्टी में फैसला करने वाली सबसे बड़ी अपनी सर्वोच्च इकाई का कायाकल्प कर दिया है। 5 सदस्यों को छोड़ करके 6 बिल्कुल नए सदस्य लाए गए हैं और 2 बड़े नेताओं को उससे बाहर कर दिया गया है। भाजपा ने संसदीय बोर्ड का गठन जिन बातों को ध्यान में रखकर किया है वो बहुत अहम है। उनके बड़े राजनीतिक मायने हैं। उन पर बिहार में हुए घटनाक्रम का राजनीतिक असर है। उसमें 2024 की तैयारियां दिख रही हैं। उसमें कई राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों का अंदाजा भी लग रहा है। इन सब पर बात करेंगे। मैं हूं अजीत द्विवेदी। नया इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से इस बात की अटकल लगाई जा रही थी कि भाजपा का संसदीय बोर्ड कब बदलेगा, कब उसमें नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। एक एक करके उसके कई सदस्य इस दुनिया से विदा हो गए थे या किसी कारण उससे अलग हो गए थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, इन तीनों का निधन हो गया। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनने के बाद उस संसदीय बोर्ड से अलग हो गए थे। थावरचंद गहलोत पहले मंत्री बने थे, जो राज्यसभा में वो नेता थे, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद वो उस कमेटी से बाहर हो गए। तो इस तरह से कई सदस्य उसमें से निकल गए थे और सबकी जगह खाली थी। एक महिला को उसमें रखना था और भी कई राज्यों का और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करना था। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा कब बदलेगी संसदीय बोर्ड को। तो भाजपा ने अपना संसदीय बोर्ड बदल दिया है और जो संसदीय बोर्ड बना है, जिस तरह के लोग उसमें लाए गए हैं, उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। इसके विश्लेषण या इसकी व्याख्या की शुरुआत सबसे पहले इस बात से करते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है उससे करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि नितिन गडकरी को उस कमेटी से बाहर कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां से हटा दिया गया है। नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पहले यह माना जाता था कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो संसदीय बोर्ड का एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा, पदेन सदस्य होगा, यानी वो हर हाल में संसदीय बोर्ड का सदस्य रहेगा। लेकिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। इसके बावजूद उनको हटा दिया गया है। इससे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, लगता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने या जेपी नड्डा ने। गडकरी एकमात्र नेता थे। इस भारतीय जनता पार्टी के कहने में कोई हिचक नहीं है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एकमात्र मंत्री थे जो कैबिनेट में भी खुलकर अपनी बात रखते थे और अगर उन्हें कोई बात गलत समझ में आती थी वो उस बात का इजहार करते थे। वो आंख मूंद करके सिर्फ सिर हिलाने के लिए नहीं बैठते थे कैबिनेट में। यही स्थिति संसदीय बोर्ड की बैठक में भी थी। वो किसी भी फैसले में उनकी एक राय होती थी और वो राय जाहिर करते थे। तो क्या यह माना जाए कि संसदीय बोर्ड में राय जाहिर करने वाले नेता की जरूरत नहीं है? गडकरी का संसदीय बोर्ड से बाहर होना एक बड़ा फैसला है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी पर एकाधिकार, पार्टी संगठन पर एकाधिकार का संकेत है। दूसरा बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से हटने का है। उनको 2013 में संसदीय बोर्ड में लाया गया था। ठीक उससे पहले जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग शुरू हुआ, भाजपा में मोदी और शाह का युग शुरू होने के पहले शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड में लाए गए थे। वो बीजेपी के सबसे पुराने मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान को हटा करके पार्टी ने क्या मैसेज दिया है? क्या इससे यह माना जाए कि उनके मुख्यमंत्री पद से भी छुट्टी होगी? क्या उनका कद बढ़ रहा था और इसकी वजह से उनका कद छोटा किया गया? आप कोई भी नतीजा, इनमें से कोई भी नतीजा लोग अपनी पसंद से निकाल सकते हैं, लेकिन यह तय है कि शिवराज सिंह चौहान के बढ़ते कद, उनके ओबीसी होने और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की वजह से वो किसी न किसी तरह से एक चुनौती बन सकते थे या बन रहे थे। इसलिए उनको संसदीय बोर्ड से बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी या जाएगी ये बाद की बात है, लेकिन पार्टी के सर्वोच्च फैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई से बाहर होना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, उसका एक बड़ा संकेत है। तो इन 2 लोगों के निकाले जाने के बाद जो बड़ी बात है उसमें वो बड़ी बात यह है कि बीजेपी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से एक मिथक यह बना था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है। जो 75 साल के हो गए हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, लेकिन वह मिथक भी संसदीय बोर्ड के गठन से टूट गया। 79 साल के बीएस येदुरप्पा को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। कर्नाटक में चुनाव की मजबूरी में येदुरप्पा संसदीय बोर्ड में लाए गए हैं। येदुरप्पा पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे थे और वो इस तरह का संकेत दे रहे थे कि वो अभी न राजनीति से रिटायर होने वाले हैं और न सक्रिय राजनीति
में अपनी भूमिका कम होने देना चाहते हैं। वे अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी जो शिकारीपुरा सीट से जहां से वो एमएलए होते हैं, वो सीट अपने बेटे के लिए छोड़ने का ऐलान किया था। अब उनको संसदीय बोर्ड में लाया गया, वो 79 साल के हैं। इसी तरह से सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में ले आया गया है, वो 76 साल के हैं। सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश से आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री रहे थे। संगठन का बड़ा आदमी माना जाता है उनको, और बीजेपी के पुराने नेता है। उस पर उनके बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो उम्र का क्राइटेरिया था वो इसका मतलब लूज हो गया, वो ढीला हो गया, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से अदला बदली उसमें की जा सकती है। अब ये 75 साल वाली जो उम्र की सीमा थी, वो अब कोई ब्रह्मा जी की खींची हुई लकीर नहीं है, उसको बदला जा सकता है। इसके आप आगे नतीजे निकालते रहिए, निष्कर्ष निकालते रहिए। जो लोग अगले 3 साल में अगले लोकसभा चुनाव तक 75 साल के होने वाले हैं, वो संतोष की सांस ले सकते हैं, उनको आगे मौका मिल सकता है। उम्र के इस क्राइटेरिया के बाद जो बड़ा संकेत इस संसदीय बोर्ड से निकल रहा है वो ये है कि बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का, नीतीश कुमार के उभार का, इस पर एक बड़ा असर है। वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। जिस तरह से इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व किया गया है। माइनॉरिटी में सबसे बड़े माइनॉरिटी को इसमें नहीं रखा गया है। उससे एक ये बात जाहिर होती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब वो सवर्ण जातियों, जो उसके पुराना जो जिसका वोट बैंक जो उसका था सवर्ण और वैश्य, उससे अलग हटके उस लाइन पर राजनीति करने जा रही है, जो मंडल की राजनीति, मंडल से निकली पार्टियां जो राजनीति करती हैं। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरह का मंत्रिमंडल बनाया, जिस तरह की सरकार बनी है, उसमें जिस तरह से ओबीसी, ईबीसी, एससी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व मिला है, उसकी काट बीजेपी के लिए जरूरी है। पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण में भी बीजेपी को एक संदेश देना है। इसलिए बीजेपी ने इस संसदीय बोर्ड में ऐसे लोगों को रखा है जो इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने अपने ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को इस कमेटी का मेंबर बनाया है। के लक्ष्मण को अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में लाया गया है। वो तेलंगाना के रहने वाले हैं। उनको तरजीह देने का दो मतलब है। एक, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल, और बीजेपी उस चुनाव को जी जान से लड़ने वाली है, बहुत पूरी ताकत लगा के लड़ने वाली है। बीजेपी अपने लिए तेलंगाना में संभावना देख रही है, इसलिए के लक्ष्मण को लाया गया है। वो ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरियाणा की सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में जगह दिया गया है। उनका बहुत राजनीतिक कद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके जरिए एक मैसेज पार्टी ने दिया है। संसदीय बोर्ड में एक महिला को रखना था, तो उस नाते एक महिला को भी रखा, और वो ओबीसी समाज से आती हैं, तो एक ओबीसी का प्रतिनिधित्व और बढ़ा संसदीय बोर्ड में। इकबाल सिंह लालपुरा सिख हैं और पंजाब के हैं। वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, और 2012 में पुलिस की नौकरी से वो जब रिटायर हुए, उसके बाद 2012 में वो बीजेपी में शामिल हुए। उनका एक बड़ा असर है आतंकवाद के जमाने में। वो पंजाब में जब सिख आतंकवाद अपने चरम पर था, तो इकबाल सिंह लालपुरा वहां काफी सक्रिय पुलिस में थे और काफी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनके जरिए बीजेपी पंजाब में एक अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। वे अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी बनाए गए थे। तो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व इकबाल सिंह लालपुरा के जरिए होगा। महिला ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुधा यादव कर रही है, जो हरियाणा की है। तो हरियाणा और पंजाब से 2 नेता लिए गए। तेलंगाना से ओबीसी समाज के लक्ष्मण को लिया गया, जिनको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे और उनकी जगह हेमंता बिस्वा शर्मा को दी गई थी, तभी यह साफ हो गया था कि पार्टी ने भले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, राजनीतिक कारणों से हटा दिया, लेकिन पार्टी उनको हाशिए में नहीं डालेगी। उनकी भूमिका है, पूर्वोत्तर में उनकी भूमिका है, और उनके जरिए आदिवासी समाज को भी एक मैसेज देना है। सर्बानंद सोनोवाल आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बड़ा चेहरा है, एसटी नेता है, और उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद लाल किले से अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आदिवासी समाज को संबोधित किया, उनके महापुरुषों और योद्धाओं को याद किया, उसके बाद सोनोवाल का संसदीय बोर्ड में आना एक बड़ा राजनीतिक संकेत देने वाला है। सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश के हैं और दलित समाज से आते हैं। वो एससी हैं और लंबे समय तक उन्होंने बीजेपी की राजनीति की है। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। अभी 2020 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और माना जा रहा था कि वो रिटायर हो गए।
लेकिन उस रिटायरमेंट से निकाल करके पार्टी में उनका पुनर्वास किया गया है। वे भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड में एससी प्रतिनिधि के नाते शामिल किए गए। शिवराज सिंह चौहान की जगह मध्य प्रदेश से उनको संसदीय बोर्ड में रखा गया है। तो इस तरह ये पहला ध्यान जो था सोशल इक्वेशन पर, इस संसदीय बोर्ड में सोशल इक्वेशन पर इसका बड़ा ध्यान, बहुत जोर दिया गया, सोशल इक्वेशन पर इसमें ध्यान दिया गया है। और ओबीसी समाज के, एससी समाज के, ओबीसी समाज के मोर्चे के अपने नेता के लक्ष्मण को ले आया गया। एससी समाज से सत्यनारायण जटिया को लाया गया। एसटी समाज का नेतृत्व करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल को लाया गया। माइनॉरिटी के से इकबाल सिंह लालपुरा को लाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से इस कमेटी में, इसमें हैं, इस संसदीय बोर्ड में हैं, और वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो इस तरह एक सामाजिक समीकरण, एक क्षेत्रीय समीकरण, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, तेलंगाना से, पंजाब से, हरियाणा से, असम से, कर्नाटक से, ज्यादातर उन जगहों से जो एक बड़ा, जिससे भौगोलिक मैप में बीजेपी की प्रेजेंस दिखे, उन जगहों से नेताओं को ला करके इस कमेटी में रखा गया है। तो पहले एक उम्र की सीमा टूटी। अब 75 साल से ज्यादा उम्र का आदमी संसदीय बोर्ड में आया है तो सक्रिय राजनीति कर सकता है। एक सोशल इक्वेशन बना जिसमें तरजीह ज्यादा बड़े वोट बैंक को दी गई। एक रीजनल इक्वेशन भी बनाया गया। इस लिहाज से इसको एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कई चीजों को ध्यान में रख के ये संसदीय बोर्ड बना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना और नितिन गडकरी का बाहर होना ये बहुत बड़ी बात है, और इसका असर भाजपा की अपनी राजनीति पर पड़ेगा। अपनी बात खत्म करने के पहले एक बार संसदीय बोर्ड के सभी 11 सदस्यों के नाम पढ़ दे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्या समीकरण है, किस तरह का क्षेत्रीय समीकरण है, किस तरह का जातीय समीकरण है, और बाकी संतुलन किस तरह से उसमें बनाया गया है। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते वे संसदीय बोर्ड के प्रमुख हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। उसके बाद बीएस येदुरप्पा हैं, के लक्ष्मण हैं, सुधा यादव हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, सत्यनारायण जटिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, और बीएल संतोष पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते उसके पदेन सदस्य हैं। ये 11 लोग हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।